Hello students, welcome to J Science Academy in this third video lecture of chapter gravitation. और आज हमें पढ़ना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस. सो अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम टू दिस थर्ड वन. अदरवाइज आपको वो लिंक नहीं मिलेगा चैप्टर का. ठीक है, चैप्टर का लिंक, हाँ, वीडियो का लिंक नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाम पढ़ते से ही नाम भी बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है कि टॉपिक भी कुछ खतरनाक ही होने वाला है. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली. आसानी के साथ आप लोग पढ़ोगे. बस रेडी रहो, वीडियो प्रॉपर देखते रहो. रेडी रहो मतलब सूट बूट में नहीं, अपना पेन नोटबुक निकाल के बैठो और वीडियो में ध्यान दो अच्छे से. राइट, ओके. तो हमने प्रीवियस वीडियो में केपलर सर के 3 लॉ देखे थे. राइट, उन केपलर सर के लॉ के हेल्प से न्यूटन सर ने अपना एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बनाया, जिस लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो द स्टेटमेंट गोज एज एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object. Amazing. ये स्टेटमेंट आपको काफी परेशान कर सकता है. ठीक है, पहले इसका मतलब समझेंगे तब ये परेशान करेगा. ओके, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. इस यूनिवर्स में आपके पेन से लेकर नोटबुक तक आप खुद ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ इसका मतलब मैं हर एक मटेरियल के बारे में, मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ. वो एक पेन हो सकता है, वो एक पानी की बोतल हो सकती है, वो आपके हाथ में मोबाइल फोन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट है. न्यूटन सर का पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं और ये बोर्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. मजाक चल रहा है क्या सर? आप अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे? हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, टीचर बोर्ड के पास खड़े रहता है, चिपकते तो नहीं है वो, तो आप कैसे बोल रहे हो? बट स्टेटमेंट न्यूटन सर ने दिया है और सेकेंडली आपके बुक में भी है और ये एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है. ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि मैं और मेरा फ्रेंड जो हम आजू बाजू में बैठते हैं स्कूल में, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आंसर इज यस. सर क्या बात कर रहे हो, पगला गए? नहीं, सही में सर ऐसा है तो मैं कल से मुझे जो पसंद है मैं उनके आजू बाजू खड़ा रहूंगा, उनके बाजू में जाके बैठूंगा, सो दैट वो अट्रैक्शन हो. भाई ऐसा मजाक मत करना, ठीक है? अच्छा चलो सीरियस हो जाते हैं. ये अट्रैक्शन हर ऑब्जेक्ट में है, हर ऑब्जेक्ट में है. जब मैं आपको बोलता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट में है, इसका मतलब ये मार्कर इस दूसरे मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये मार्कर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. राइट, तो सर क्यों हम एक दूसरे के आसपास नहीं जा रहे? क्यों चीजें आपस में एक दूसरे को चिपक नहीं रही? क्यों मैं और मेरा फ्रेंड जो हम एक दूसरे के बाजू में बैठते अट्रैक्ट नहीं होते, या फिर हम अट्रैक्शन फील नहीं करते? इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा आगे. ठीक है, डोंट वरी, हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा ये है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. हमने ये जाना कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो ये जो अट्रैक्ट करता है, मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 2 ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऐसे सर्कुलर शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है. ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका जो कुछ मास होगा उसको मैं मान लेता हूँ m1 है, और ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसको मैं मान लेता हूँ इसका मास है m2. ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकेंड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विथ सम फोर्स. कुछ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स है F. ठीक है, सिमिलर मैनर में ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स F. राइट,
मैंने यहाँ पर भी F लिखा है और यहाँ पर भी F लिखा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उतने ही फोर्स के साथ सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब दोनों का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 और 2 या फिर दूसरा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ F लिखा छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से हम लोग देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस है d। हमेशा याद रखना किसी भी दो ऑब्जेक्ट के जो आपको डिस्टेंस कंसिडर करना होगा वो यहाँ से नहीं, वो उनके सेंटर ऑफ मास से कंसिडर करना होगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब आपको दिखने के लिए तो ये एक बड़ा सर्कल दिख रहा होगा, बट इसका जो ज्यादातर वजन होता है वो यहाँ पर सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, बट अर्थ का मैक्सिमम मास इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ का जो भी वजन है वो उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा उसके सेंटर पे लाई करता है, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर से आपको डिस्टेंस कंसिडर करना है। Every object in the universe attract every other object. अब भाई अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट? इसके बाद उन्होंने कहा with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को। Every object in the universe attract every other object with a force directly proportional। अब यहाँ से चालू होगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी जरूरी है। With a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस स्टेटमेंट को हम लोग पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखकर देखेंगे कि ये दिखता कैसे। ठीक है, with a force है ना, with a force is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दो बॉडीज है हमारे पास जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उनके मासेस क्या है, m1 और m2। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 into m2 हो जाएगा, m1 into डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी बोला जाएगा तो आपको आमने सामने लिखनी है चीजें, राइट? और क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आपको लिखनी है डिनोमिनेटर में। मतलब अगर ये ऊपर है न्यूमरेटर में तो दूसरी चीज क्या होगी, डिनोमिनेटर में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। स्क्वायर बोला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, इसके लिए देखो ये न्यूमरेटर में तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा। अब ये जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप किसी चीज को बोलते हो उसका मतलब ये है कि जब भी एक क्वांटिटी बढ़ेगी उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका हार्डवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। मतलब योर हार्डवर्क इन द स्टडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू विल बी गेटिंग इन द एग्जाम, राइट? आप हार्डवर्क ज्यादा करो आपको मार्क्स ज्यादा आएगा। क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? अब मान लेते हैं लेजीनेस, राइट? हमें बहुत लेजीनेस है, हमको बहुत बोर होता है पढ़ने में, नींद आती है।
तो जितना ज्यादा आप में लेजीनेस होगा, जितना ज्यादा आप में लेजीनेस होगा, आपके मार्क्स उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि आपका लेजीनेस बढ़ रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो स्कोर है वो क्या होता जाएगा, डाउन। तो लेजीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर। जैसे जैसे लेजीनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मार्क्स डाउन होते जाएंगे, जैसे जैसे हार्डवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके साथ साथ जब दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, उसे आप लोग बोलोगे डायरेक्ट रिलेशन, राइट। और जब एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी कम होती है तो उसे आप लोग बोलोगे इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब ये है कि जो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उनके मास का प्रोडक्ट, उनके मास को मल्टीप्लीकेशन करने पर जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब जो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है उनका मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये आपको ये बताता है कि अगर आपने उन दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कंसिडर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सब इमेजिन करो कि ये दो मार्कर है, इनका वजन अगर मैंने बढ़ा दिया, अभी आप देख रहे हो कि क्या वजन होगा, बहुत हल्का होगा, राइट। इमेजिन करो कि मैंने ना कुछ जादू टोना करके इनका वजन डबल कर दिया, इनको इतने ही डिस्टेंस पे रखा है, अब इनका वजन मैंने डबल कर दिया। तो जैसे ही मैं इनका वजन बढ़ा दूंगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो मास बढ़ा तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ा। बट इन अदर वे, अगर मैंने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा दिया, मास सेम रखा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया, मास सेम है पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसी को तो इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। अगेन, मास बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बताया इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, इक्वल टू लेकर कैलकुलेशंस करने की। तो हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहते हैं। जब कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना चाहोगे, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं चाहिए, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह चाहिए इक्वल टू का साइन चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे अगर आपने इक्वल टू कर दिया तो आपको इस एक्सप्रेशन के राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट टर्म से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब कांस्टेंट मतलब वो कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है जो फिक्स्ड होगी, तभी आप उसको बोल रहे हो कांस्टेंट। कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2, 3, 4, 10, 100 कुछ भी हो सकता है जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर अगर इक्वल टू लिखोगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में न्यूटन सर ने दुनिया को ये बताया कि भाई ये जो कांस्टेंट है इसको मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा। और इस कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, मतलब आपको ये ना लिखकर क्या लिखना है हमें, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। समझ में आया। तो कांस्टेंट की जगह पे उन्होंने बोला आप कांस्टेंट ना लिखकर क्या करो, आप उसको सिर्फ G लिख दो, और G का मतलब कांस्टेंट ही है, राइट। इस G का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज लिख लीजिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सब वैसे रहने दे रहा हूं, स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूं।
यार थोड़ा सेठ लोग थोड़ा झेल लेना, बोर्ड थोड़ा अच्छा नहीं, आई नो। आ जाएगा बहुत जल्दी, अच्छा बोर्ड भी आ जाएगा। और आप ध्यान से सिर्फ टॉपिक सुनो फिलहाल के लिए, आपको मजा आएगा और आई होप आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ओके, तो हमें न्यूटन सर ने एक फाइनल एक्सप्रेशन दिया। क्या एक्सप्रेशन दिया? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन दिया न्यूटन सर ने, राइट? सर ये क्या चीज का एक्सप्रेशन है बेटा? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मतलब मेरे और इस बोर्ड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that can be given by the formula F is equal to G into m1 m2 upon d square। कोई पूछेगा F क्या है, तो F दो बॉडीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जब आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मतलब है आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, आपको जहां जाना है चले जाओ, यूनिवर्स में ये जो जी का जो भी वैल्यू आएगा आगे, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं। m क्या है? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। m2 क्या है? मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर लिया हमने, राइट? न्यूटन सर आफ्टर हिज कैलकुलेशंस प्रूव्ड और रादर गेव इस g का वैल्यू 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square, ठीक है? After calculations, so Newton sir gave the value of g as 6.673 into 10 raised to minus 11 with the unit Newton meter square per kg square। per kg square हमेशा याद रखना, इसी चीज को आई कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब आप ऐसे अपॉन स्लैश डालोगे तो आपको ये इंडाइसेस है सिंपल, इसका पावर पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि मैंने स्लैश नहीं डाला, मुझे इसको न्यूमरेटर में लेना है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका यूनिट है बेटा, किसका यूनिट है? कैपिटल जी का, ठीक है? न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है और ये इसका वैल्यू है। आपको एग्जाम में फिजिकल साइंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये वैल्यू पूछी जा सकती है, आपको यूनिट पूछा जा सकता है, या फिर आपको यूनिट के साथ वैल्यू पूछी जा सकती है। ये आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है? अब एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने? तब मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, फिर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनली हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है जो इंटरनेशनली फॉलो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। यहाँ पे हर चीज की यूनिट होती है और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चीजों को फील करने के लिए। चीजों को फील करने के लिए से मेरा मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा वजन 10 किलो है, तो यू कैन इमेजिन कि मैं कितना हल्का हूँ, वो नहीं मैं बता नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा वजन 150 kg है, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ हेवी आई एम। किसकी वजह से? सिर्फ केजी लगने की वजह से। अगर मैं आपको बोलूँ कि टुडेज टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, यू कैन इमेजिन हाउ हॉटर द डे इज। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज कितनी ठंडी होगी, राइट? यूनिट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं।
तो हर एक क्वांटिटी का हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है जो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आपने नोटिस किया होगा इस फॉर्मूले में F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो बेटा ये जो मास होता है ना, मास का जो ऐसा यूनिट है वो है केजी, याद रखना, ठीक है। अभी इसका ये भी मास है और ये भी मास है, तो इसका यूनिट अगर केजी है तो इसका यूनिट भी केजी हुआ, राइट। डी इज व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, राइट। एफ इज व्हाट, फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। और आप हर बार ऐसा स्पेलिंग नहीं लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे कैपिटल एन, ओके ओके। अब समझो कि हमें ये कैलकुलेट करना है, ये जानना है कि इस जी का यूनिट क्या होगा। हाँ, हम लोग ये कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि इस जी का यूनिट क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वांटिटी की जगह पे उसका यूनिट लिख देंगे। देखते हैं, मैंने अभी बताया एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एन लिख दिया। जी का यूनिट, अरे ये तो फाइंड आउट करना है, m1 मास है तो उसका यूनिट क्या होगा, केजी। m2 ये भी मास है तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी अपॉन डी स्क्वायर। डी इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, बट स्क्वायर है ना तो मीटर पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, राइट। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। न्यूटन इज इक्वल टू जी इंटू केजी इंटू केजी। मैथ्स में आप क्या करते हो, x इंटू एक्स लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर, राइट। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, a इंटू ए स्क्वायर, इसे करते हैं ना z इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, m स्क्वायर, ओके। अब ये देखो, जब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें g का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मतलब g को एक साइड में रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना। ये डिनोमिनेटर में, उसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये केजी स्क्वायर क्या, मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, केजी स्क्वायर, राइट। चलो अब आप इसको कैसे रीड करोगे, सर हम इसको रीड करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। रीड तो बेटा एक ही तरीके से हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो, या तो ये केजी को ऊपर ले लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो पहले से ही ऊपर है, केजी स्क्वायर को ऊपर लोगे तो ये 2 जो पॉजिटिव में है ये नेगेटिव हो जाएगा, बस यही फर्क है। इसको भी रीड कैसे करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, समझा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी हम लोग आगे देखें, अच्छा ये पहले लिख लो अच्छे से, लिख लिया, ओके। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे, मतलब ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, तो मान लो कि अचानक से मैंने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, अचानक से एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने डबल कर दिया, तो इन दोनों के बीच के फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो अचानक से मैंने इनके डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इनके फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। सर ये तो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एक चीज के मास को बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक या दोनों के मास को बढ़ाओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मैंने सिर्फ इतना बताया, राइट। अब हम ये देखेंगे कि मास को बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितने गुना बढ़ती है और डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितने गुना कम होती है, ये कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। F is equal to G m1 m2 upon d square. Okay, so we have F is equal to G into m1 m2 upon d square, right? अब हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम एग्जैक्टली पढ़ना क्या चाहते हैं, सर आपको कहना क्या चाहते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1, इफ mass of
वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। केस वन में बेटा हम लोग क्या ले रहे हैं? इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, हमने कंसिडर किया था ये फोर्स को दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इन मान लो कि इन दो बॉडीज के बीच में, ये जो दो बॉडीज है हमारे पास, उसमें से एक बॉडी के मास को हमने डबल कर दिया। डबल कर दिया तो वो लकी बॉडी होगी m1 समझो। ऐसे ही आपको m2 लेना था, m2 लो, है ना। तो इनिशियल मतलब इसका ओरिजिनल मास क्या है? m1। बट हमने क्या कर दिया, अब तो एक केस कंसिडर कर रहे हैं ना कि चेंज कर दिया भाई। चेंज कितना किया? डबल कर दिया। तो m1 का डबल कितना होगा? 2m1, है ना। किसी भी चीज को अगर डबल करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो m1 का डबल कितना हो गया? 2m1। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब बेटा क्या करो आप ना, ये m1 तो पहले वाला मास था, हमने तो चेंज कर दिया है ना। हमने कितना कर दिया है? 2m1 कर दिया है, राइट। m2 अपॉन d स्क्वायर। नंबर को पहले लिख दो, बाकी सब अल्फाबेट्स को साथ में लिख दो। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 2 पहले लिख दिया, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्या ये चीज और ये चीज सेम है? हाँ सर सेम है, बिल्कुल। यहां पर भी वही था, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही है, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। डिफरेंस कहाँ पर आया सर? डिफरेंस यहाँ पर आया कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, मतलब यहाँ पर 1 था, जहाँ पर कुछ नहीं होता। मैथ्स में हमारा भगवान है ना 1, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है वहां पर 1 है। वैसे यहाँ पर 1 था और यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गई। इसका मतलब यहां पर फोर्स की आपको जो भी वैल्यू आएगी, यहां पर फोर्स की आपको, मान लो कि ये पूरा कैलकुलेट करने पे आपको आंसर आया 4। मान लो ये पूरा कैलकुलेट करने पे आपको आंसर आया 4, मतलब ये पूरा कैलकुलेट किया ना आपने, आपको आंसर कितना आया? 4। तो इन सब की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? 4। 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा? 8, राइट। मतलब अगर आपको ओरिजिनल मास के साथ अगर आपको आंसर आ रहा है 4, तो मास डबल करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 8। इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे बोलते हैं कि इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास आपने डबल कर दिया, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले के मुकाबले डबल हो जाएगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। ओके ओके। अभी आप क्या करोगे? आप देखो कि अगर हमने m2 का मास चेंज किया तो क्या हो जाएगा। आप ये कैलकुलेट करके देखो, मतलब m1 को सेम रखो, m2 का मास डबल कर दो और बताओ फोर्स कितना आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट केस 2, हमने क्या किया? मैंने किसी एक बॉडी के मास को डबल किया और मैंने आपको होमवर्क दिया है कि अब इसको सेम रखो, इसके मास को क्या कर दो? डबल कर दो। मैं सेकेंड केस कंसिडर कर रहा हूं, इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। मतलब मान लो कि है ना, दोनों ये जो दोनों मार्कर है ना, पहला केस मैंने क्या कंसिडर किया कि एक मार्कर का वजन उतना ही है, सेकंड मार्कर का वजन मैंने डबल कर दिया, राइट। सेकंड केस में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? इन दोनों के मास को मैं डबल कर दे रहा हूं। केस 2 में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल। तो इनिशियल मास क्या था बेटा? m1, चेंज करने के बाद डबल करने के बाद क्या हो गया? 2m1। इनिशियल मास क्या था सेकंड ऑब्जेक्ट का? m2, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? 2m2, राइट। फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल है,
हमें क्या करना है, हमें तो चेंज करना है, तो बाकी सब सेम रखो, जी भी सेम रहेगा। m1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी चेंज्ड मास लिखेंगे ना, 2m1। m2 की जगह पे क्या लिखेंगे, चेंज्ड मास लिखेंगे जो नया है, 2m2 अपॉन d स्क्वायर। ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन है सब, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, आगे ले लो उसको, बाकी सब साथ में लिखो, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब ध्यान से इसको इनिशियल फॉर्मूला से कंपेयर करो, देखो दोनों में क्या फर्क है। सर इनिशियल फॉर्मूला से कंपेयर करने के बाद एक चीज समझ में आई कि ये फैक्टर तो सेम है, बट यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब सर अगर जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जितने भी फोर्स से, अगर आपने दोनों के मास को डबल कर दिया, दोनों के मास को डबल कर दिया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स, 4 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। फिर हम लोग थर्ड केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस, केस 3, केस is what? If the distance between the two objects, if the distance between the two objects is double, मतलब जो दो अट्रैक्टिंग बॉडीज है इनके मास से अब छेड़छाड़ नहीं हो रही, अब डायरेक्टली हम इनके डिस्टेंस को डबल कर देंगे। पहले इतनी दूर थे, अभी इतना ही हम डबल कर देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब डबल कर देंगे डिस्टेंस को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस कितना था दो बॉडीज के बीच का, हमने ऐसी दो बॉडीज बनाई थी ना, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया था, d। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब पहले डिस्टेंस d था, तो अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2d, है ना, डबल हो गया। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर पहले इसके लिए फॉर्मूला तो लिखो, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट। F इज इक्वल टू जी, अब m1 m2 को तो छेड़ना नहीं है, क्या चेंज करना है, सिर्फ d चेंज करना है। पहले डिस्टेंस कितना था d, अब डिस्टेंस कितना हो गया 2d, तो d की जगह पे क्या लिख दो 2d, d की जगह पे 2d लिखा और ऊपर स्क्वायर तो है ना, स्क्वायर, राइट। F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, d का स्क्वायर कितना होता है d स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इनिशियल फॉर्मूला में और इसमें क्या फर्क है, ये रहा इनिशियल फॉर्मूला और ये रहा, मतलब सर ये फिर से ये क्वांटिटी क्या हुई, सेम हुई। अब चेंज क्या हो रहा है 4, और अब ये 4 न्यूमरेटर में है क्या, नहीं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आया मतलब वैल्यू कम हो रही है, डिनोमिनेटर में आने का मतलब है वैल्यू कम हो रही है। इसको बोलेंगे किस तरह से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड then the force of attraction between the two bodies is decreased। decreased word क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे अब जो नया नंबर मिला है वो डिनोमिनेटर में मिला है। if the distance between the two object is doubled then the force of attraction between the two object is decreased by 4 times, decreased by 4 times। so these are the 3 cases which you need to remember। ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, मैंने आपके टेक्स्ट बुक में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, और नहीं समझा तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू एक्सप्लेन दिस इन अ मोर सिंपलर वे। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कि कैसे न्यूटन सर को पता चला कि जो फोर्स है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देखो, which is F is equal to G into m1 m2
बाय डी स्क्वायर। तो न्यूटन सर को कैसे मालूम कि डी स्क्वायर ही लेना है? उन्होंने डी क्यों नहीं लिया, उन्होंने डी क्यूब क्यों नहीं लिया, उन्होंने डी रेज टू 4 क्यों नहीं लिया, उन्होंने डी स्क्वायर ही क्यों लिया? तो ये कैसे मालूम करा? ये मालूम पढ़ा उन्हें फिर से केपलर सर के लॉ से, स्पेसिफिकली केपलर सर के थर्ड लॉ से, राइट? ओके, तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि हाउ डिड न्यूटन सर केम टू अ कंक्लूजन कि फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मान लो कि देयर इज वन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है? देयर इज वन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन। ये उसका सेंटर है। सेंटर से लेकर ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का वो है r। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका मास है m1, ठीक है? रादर यू विल से द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो सर आपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। व्हाट इज यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो परफॉर्म कर रहा है मतलब ये जो घूम रहा है, तो इसकी जो घूमने की स्पीड है वो सेम रहेगी नो मैटर आप कौन से पॉइंट पे स्पीड चेक करो। मतलब ये यहाँ पर इसकी स्पीड सेम है, यहाँ पर आएगा तभी भी इसकी स्पीड सेम होगी, यहाँ पर आएगा तभी भी इसकी स्पीड सेम होगी, यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज नोन टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ओके। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे एक बॉडी जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसको परफॉर्म करने के लिए एक तरह का फोर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है और नेसेसरी होता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं ना। हाँ, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का ना एक फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला आपको बस बाय हार्ट करो। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है, दैट इज mv²/r। व्हाट इज m? m of the mass of the object performing the circular motion. What is v? V is the velocity with which the body is performing circular motion. What is r? R is the distance between the center of mass and the object. Again, I'm repeating. What is m? Object performing circular motion. What is v? V is the velocity with which the object is performing the circular motion. What is r? R is the distance between the center of mass and the object. ठीक है? स्पीड का एक फॉर्मूला है हमारे पास इन सिंपल टर्म्स। व्हाट इज दैट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो रिंग है जिसपे मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट घूमता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस, राइट? अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां से निकला और एक पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर से यहां तक आया। ठीक है, यहां से निकला और पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके ये फिर से यहां तक पहुंचा, राइट? मतलब इसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सर इसने ऑब्वियस सी बात है यहां से लेकर ये जो ये ट्रैवल किया है ना ऐसा, तो ये जितना मेजरमेंट होगा वो उतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। तो मेजरमेंट तो मैंने दिया नहीं है, क्या करो? इसका शेप देखो, सर्कल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट?
सर्कुलर मोशन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, सर्कमफेरेंस से, है ना, यहाँ से निकला और फिर से यहाँ तक पहुंचा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, मतलब एक रिवॉल्यूशन में इसने एक सर्कल कंप्लीट किया। ओके, सो द बॉडी, द ऑब्जेक्ट which is having mass m started moving from this point. It completed one circle and again came back to this point, right? So we will say that it has completed one revolution. So what is the distance covered by this object in one revolution? That distance is equal to circumference of circle. जितना इस सर्कल का circumference होगा उतना ही डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया होगा, राइट? मतलब वन रिवॉल्यूशन के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। दो रिवॉल्यूशन किए तो 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 3 रिवॉल्यूशन किए तो 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बट अभी फिलहाल हमने एक ही रिवॉल्यूशन देखा ना, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट? ओके, स्पीड हम लोग लिखेंगे v, है ना, स्पीड इज v। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्होंने एक सर्कल में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r t। मैंने आपको मेरे ख्याल से सेकेंड वीडियो में बताया था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अपने इस पॉइंट से निकलकर फिर से इस पॉइंट पे आने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक बॉडी जितना भी टाइम लेती है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट? अब इसने कितना टाइम लिया है वो तो मुझे मालूम नहीं, बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, मतलब जो भी इसने टाइम लिया हो वो इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ओके, अब हम लोग इस v के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं अभी, F लिख रहा हूं। So putting this value of v in this equation, m v square in place of v put करो 2 pi capital V, sorry mv square upon r है, यहाँ पे आ रहा है, m v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया और नीचे आ रहा है, फाइन, स्क्वायर कर दो इनका, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ f इज इक्वल टू m तो वैसे ही है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर t स्क्वायर होल अपॉन बाय r, राइट? सो वी विल राइट द नेक्स्ट स्टेप, f इज इक्वल टू, ये r ऊपर आ जाएगा, m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर ऊपर आ गया, टी स्क्वायर इंटू आर, ये आर स्क्वायर है, मतलब एक आर यहाँ से कैंसिल हो सकता है, एक आर यहाँ से कैंसिल हो सकता है, क्या मिलेगा हमें, f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई आर अपॉन टी स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम लोग। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय आर स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर से और डिवाइड किया आर स्क्वायर से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर इसको मैं फिर से कैंसिल कर दूं तो मुझे यही मिलेगा, ठीक है? अब क्या करो, अब हम क्या करेंगे पता है, m इंटू 4 पाई, देखो ये r इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, r क्यूब होगा ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में लिख रहा हूँ, इसकी वजह मैं बताता हूँ। आर स्क्वायर इंटू टी, टी इंटू आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो आर स्क्वायर इधर लिख देते और टी इसके नीचे लिख देते। अच्छा ये टी स्क्वायर है,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, राइट। मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। हमने केपलर सर का जो थर्ड लॉ पढ़ा था उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, उसमें था स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन था। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फिर मैंने आपको बोला था प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो और इक्वल टू लिखोगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। वहां पे हमने कांस्टेंट लिया था के, राइट। ये आर को इधर लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये मिला, के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या मिला मुझे, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको हम लोग इन्वर्टेंडो बोलते हैं, तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन के। ठीक है, इस इक्वेशन को ले रहा हूं, ये हमारा लास्ट इक्वेशन था। f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। इसको क्या लिखना है, 1 अपॉन के, राइट। अब देखो ध्यान से, f इज इक्वल टू m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। घूमते घूमते बदल जाएगा क्या, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, वो तो सेम रहने वाला है। मतलब ये m क्या है, कांस्टेंट है। 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैं पहले लिख देता हूँ। पाई क्या है, कांस्टेंट है उसका वैल्यू तो, और अभी जो हमने k लिया उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये आर स्क्वायर को अलग लिख देते हैं। चेंज क्या हो सकता है, आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, राइट। जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम इक्वल टू लिख देते हैं और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से अगर किसी इक्वेशन में इक्वल टू है और कांस्टेंट है तो आप फिर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख सकते हो। मतलब इन सबको हटाकर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना, f प्रोपोर्शनल टू, इन सबको हटाकर, कांस्टेंट है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या था, डिस्टेंस। यहां से न्यूटन सर को पता चला दैट f which is force is inversely proportional to the square of the distance between two planets. ठीक है, so this was the small derivation, please keep in mind। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है, राइट। ओके, तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट, देन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, व्हाई दिस बोर्ड एंड मी आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। उसका रीजन है कि ये जो अट्रैक्शन, यूनिवर्सल अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे, ऑब्जेक्ट के साइज पे। हमारे अर्थ का मास और साइज इतना बड़ा है कि हम उस पे एक नेग्लिजिबल मटेरियल है, नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, इतने छोटे हैं, और हमें ऑलरेडी अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, इसलिए तो हम जमीन पर हैं, राइट। हमें अट्रैक्ट करके रखा है। तो आप मुझे बताओ कि ऑलरेडी देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड द अर्थ, जो कि स्ट्रांग है, क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा है, अर्थ ने मुझे अपनी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट करके रखा है। तो क्या ये बोर्ड उस अर्थ को टक्कर दे पाएगा, उसके कंपैरिजन में क्या ये बोर्ड मुझे इतने स्ट्रांगली पुल कर पाएगा, नहीं, राइट। समझ में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या था कि आपका अर्थ ऑलरेडी इतना लार्ज वेटेड और लार्ज साइज्ड है कि उसके अट्रैक्शन, वो जिस फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रहा है उससे ज्यादा फोर्स से आपको दूसरी बॉडी अट्रैक्ट नहीं करने वाली, इसीलिए आप एक दूसरे से अट्रैक्शन फील नहीं करते, राइट। अगर समझो एक रूम में आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब जहाँ पे एयर नहीं है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो हो सकता है काफी टाइम बाद दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आना चालू हो जाए, बट ऐसा हमारे लिए प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो
यहाँ तक प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, ये पूरा लिख लीजिएगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. Then we'll be studying the next topic of this chapter and hopefully we'll complete this chapter soon. If you have any kind of doubt, then you can please comment in below the comment section. Okay, see you next time. Keep learning. Thank you.